नमस्कार मित्रों, बीएफएम के मॉड्यूल सी और डी के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने यदि ए और बी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, तो प्लीज़ आप जाके उसे देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, मॉड्यूल सी में बहुत ही कम न्यूमेरिकल है और डी में कुछ न्यूमेरिकल है, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि दोनों मॉड्यूल को एक साथ मर्ज करके उसके सारे फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले फॉर्मूला के साथ, जो कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। राइट, सपोज मान लीजिए कि एक बैंक है, या मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं और आपको शॉर्ट टर्म के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। राइट, सो यू नीड फॉरेन करेंसी फॉर शॉर्ट टर्म। जैसे मान लीजिए कि फॉरेन करेंसी में मान लीजिए डॉलर चाहिए आपको, ठीक है, तो आप फॉरेन एक्सचेंज स्वैप करते हैं। क्या करते हैं? एफएक्स स्वैप करते हैं। राइट, तो एफएक्स स्वैप में क्या होता है कि आज यूएसडी बाय करते हैं, राइट, स्पॉट पे, और फ्यूचर में बेचने का प्रॉमिस करते हैं। राइट, तो एफएक्स स्वैप में ये होता है कि आप जो है आज के दिन में डॉलर आप बाय कर लेते हैं, राइट, और फ्यूचर में, राइट, फ्यूचर में उसे बेच देते हैं, फ्यूचर में उसे आप सेल कर देते हैं। यही होता है हमारा एफएक्स स्वैप। तो ये मीनिंग क्लियर है एफएक्स स्वैप का। तो आपको इसमें जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करना है, उसी को कहा जाता है एनुअलाइज यील्ड। तो आप आज डॉलर खरीद रहे हैं और फ्यूचर में उसको बेचने का प्रॉमिस करते हैं, जिसको फॉरवर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आप प्रॉफिट कमाएंगे ना, उसी को कहा जाता है एनुअलाइज यील्ड। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपको जो प्रीमियम मिलेगा उसको स्पॉट रेट से डिवाइड कर दीजिए और उसको 365 अपॉन टेनर से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां पे इन्होंने फॉरवर्ड प्रीमियम दे रखा है 0.06 और स्पॉट रेट दे रखा है 75.00 और 365 अपॉन टी यानी कि यहाँ पे 7 है। राइट, तो कितने टेनर कितने दिन का है वो देखना, 7 दिन का है तो 7 डेज लिख देंगे। अब देखिए, तो ये बातें समझ में आई आपको कि ये फॉर्मूला आपको बताता है कि शॉर्ट टर्म स्वैप पर कितना % रिटर्न आपको मिलता है अगर वो पूरे साल के लिए होता। जैसे जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको स्पॉट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो स्पॉट है वो दे रखा है 75.00, जो फॉरवर्ड प्रीमियम है वो दे रखा है यहाँ पे आपको 0.06 यानी 6%, और जो टेनर है वो है 7 डेज। राइट, तो ये 3 डेटा दी गई हैं, आपको एनालाइज यील्ड बताना है। तो प्रीमियम को स्पॉट रेट से डिवाइड कर दीजिए और 365 अपॉन टेनर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो टोटल रिटर्न निकालने का होता है। तो आप एफएक्स स्वैप से अर्न कर रहे हैं तो 4.17%, राइट, और फॉरेक्स डिपॉजिट मिला रहे हैं, फॉरेन डिपॉजिट मिला रहे हैं, फॉरेन डिपॉजिट का रेट है 0.15%। तो दोनों को जोड़ दिया जाए, जो टोटल रिटर्न होगा हमारा 4.32%। राइट, तो इसको बोला जाता है टोटल रिटर्न फ्रॉम आर्बिट्रेज। तो टोटल रिटर्न निकालने के लिए जो आपका एनालाइज यील्ड आया और प्लस जो फॉरेक्स डिपॉजिट रेट है, दोनों का सम होता है। राइट, और आर्बिट्रेज गेन यदि निकालें तो अगर इंडिया में आप किसी को 3.5% पे लोन दे रहे हैं, मान लीजिए कि भारत में आप चूंकि बैंक हैं, आप चूंकि ट्रेडर हैं, तो भारत में मान लीजिए भारत में किसी को आप 3.5% पे लोन दे रहे हैं, लेकिन यूएसडी से अगर यूएसडी लेकर आपको 4.32% मिल रहा है। राइट, यूएसडी ले रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है? 4.32% मिल रहा है। तो आपकी गेन कितनी हो गई? आपकी गेन नहीं होगी 4.3, यहाँ देखिए ना, रिटर्न तो आपको 4.32 मिल रहा है और आप भारत में कितने में लोन दे रहे हैं? 3.5 का। तो आपकी गेन कितनी हो गई? 0.82% की गेन हो गई। यानी फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक लैंडिंग के बीच आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है 0.82% का। राइट, तो दोस्तों यही चीज 3 चीजें हमने यहाँ से सीखी। सबसे पहला हमने ये सीखा कि यदि हम डॉलर को आज बाय करते हैं और फॉरवर्ड में उसे सेल करते हैं तो हमें जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है वही उसे यील्ड कहा जाता है। और एनुअल बेसिस पे यदि यील्ड निकाला जाए उसका फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड प्रीमियम अपॉन स्पॉट रेट इंटू 365 अपॉन टी। आप बुक में देखेंगे इस तरह का फॉर्मूला कहीं नहीं दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना, उससे मैंने ये फॉर्मूला बनाया है ताकि आप जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखें दिमाग में। यदि इस प्रकार का आपको एनालाइज यील्ड पूछे तो सीधा जवाब दे दें, फॉरवर्ड प्रीमियम अपॉन स्पॉट रेट इंटू 365 अपॉन टी। टी क्या है? टाइम पीरियड है। टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है? तो जो आपका फॉरेन डिपॉजिट रेट है प्लस जो एनालाइज एफएक्स स्वैप यील्ड है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपको टोटल रिटर्न दे देगा। उसके बाद आर्बिट्रेज गेन कितना हो रहा है? तो आर्बिट्रेज गेन निकालने के लिए जो आप बेसिकली मान लीजिए भारत में जो जिस रेट पे आप लोन दे रहे हैं, राइट, और आपने जिस रेट पे वो करेंसी लिया दूसरे डॉलर में, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो आप क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनुअलाइज यील्ड फ्रॉम अ
7-day USD INR buy sell swap where the spot rate is 75, फॉरवर्ड प्रीमियम इज 0.06। तो मैंने आपको क्या बताया कि डिनोमिनेटर में प्रीमियम डाल दीजिए, डिनोमिनेटर में स्पॉट रेट डाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 365 अपॉन टी, टी कितना है 7 डेज, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऑप्शन को यदि मैच करें तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। एक सवाल और है कि यदि बैंक 4.17% अर्न कर रहा है एफएक्स स्वैप से और 0.15% अर्न कर रहा है यूएसडी डिपॉजिट से, वाइल द डोमेस्टिक लैंडिंग रेट इज 3.50, व्हाट इज द आर्बिट्रेज गेन। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। तो बेसिकली कंसेप्ट वही है, राइट। तो ये फॉरेक्स स्वैप से इसकी अर्निंग है, एनुअलाइज एलडी दिया हुआ है, और यूएसडी डिपॉजिट से इतनी अर्निंग है। तो आपसे आर्बिट्रेज गेन पूछा है, तो 4.17 प्लस 0.15 यानी टोटल रिटर्न 4.32 हो गया, ठीक है। और आर्बिट्रेज गेन कितना हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 0.82। याद रहेगा ना दोस्तों। अच्छा, अब देखिए टी बिल वाला एक कंसेप्ट है, राइट। तो ट्रेजरी बिल का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा समझ लो। अभी एक बार समराइज कर लेते हैं फैक्ट को। तो हमने 3 चीजें यहाँ पे सीखी। पहला चीज मैंने आपको बताया कि एनुअलाइज यील्ड निकालना है तो फॉरवर्ड प्रीमियम अपॉन स्पॉट रेट इंटू 365। टोटल रिटर्न निकालना है तो जो आपका यील्ड मिला उसमें आप फॉरेन डिपॉजिट लैंडिंग रेट को जोड़ देंगे, फॉरेन डिपॉजिट रेट को जोड़ देंगे। और जो आपको टोटल रिटर्न मिलता है, आर्बिट्रेज गेन निकालना हो तो आर्बिट्रेज गेन निकालने के लिए टोटल रिटर्न में से डोमेस्टिक लैंडिंग रेट माइनस कर देंगे, राइट। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एनुअलाइज यील्ड फ्रॉम डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल का एनुअलाइज यील्ड कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। तो ट्रेजरी बिल से तो आप फेमिलियर होंगे ही, व्हाट इज ट्रेजरी बिल, राइट। अब सवाल ये है कि एनुअलाइज यील्ड कैसे निकालें। तो फ्रेंड्स, ट्रेजरी बिल या किसी भी डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट का एनुअलाइज यील्ड कैसे निकालते हैं। तो डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसे फाइनेंशियल टूल जिनकी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू किया जाता है, जिन्हें, राइट। तो ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट, राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर जो आपका टी बिल होता है वो एक तरह का डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट ही है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आप 100 रुपये का, ठीक है, आप 100 रुपये का जो ट्रेजरी बिल है, 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है, वो ₹97 में खरीदते हैं, 97 रुपये में खरीदते हैं, और मैच्योरिटी पे आपको 100 रुपया मिलता है। तो बीच का 3 रुपया आपका क्या हो गया, रिटर्न हो गया ना, समझे। तो देखिए फॉर्मूला कुछ वैसा ही है जैसे हमने वो भी ऊपर देखा था, याद है कि नहीं याद है। अब नोमीटर में वहाँ क्या लिखते थे, डिनोमिनेटर में स्पॉट प्राइस लिखते थे, नोमीटर में हम लोग लिखते थे कि आपका फॉरवर्ड प्रीमियम क्या है, बस वैसा ही फॉर्मूला है। बस यहाँ क्या है कि ये जो मैच्योरिटी है ना, ठीक है, आपने 100 रुपया में मान लीजिए कि ट्रेजरी बिल 97 रुपया में खरीदा और मैच्योरिटी पे आपको पूरा 100 रुपया मिल रहा है, तो बीच का 3 रुपया आपका रिटर्न है। लेकिन ये मैच्योरिटी 90 दिन, 85 दिन या किसी शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक्चुअल रिटर्न को एनुअल टर्म में कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं एनुअलाइज यील्ड फॉर्मूला, राइट। और ये फॉर्मूला में पहले ये पता किया जाता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है। जो नंबरेटर में आप ये देख रहे हैं ये प्रॉफिट है, तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, फेस वैल्यू और परचेज प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर उसको परचेज प्राइस से डिवाइड किया जाता है। तो प्रॉफिट को परचेज प्राइस से डिवाइड किया जाता है। एक्चुअली यही चीज करते हैं। आपको ये बताइए, आपने पढ़ा नहीं था कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, वही चीज तो है, कुछ नया तो है नहीं। अच्छा, फिर उसको एनुअल बनाया जाता है। एनुअल कैसे बनाया जाता है, 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज से डिवाइड, मल्टीप्लाई करके। तो 365 कहां से आ गया, आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा। सिंपल सा चीज है, हमें क्या करना है कि एनुअलाइज करना है। तो एनुअलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनली 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आया ना आपको। चलिए क्वेश्चन कर लें। तो आपसे करेक्ट फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि आपका ये फेस वैल्यू 100 है, परचेज प्राइस P है, और D डे टू मैच्योरिटी है। तो देखिए सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, नोमीटर में क्या लिखिएगा, नोमीटर में लिखिएगा आपका जो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना होगा बताइए, प्रॉफिट हो जाएगा आपका जो आपका P क्या है, परचेज प्राइस, और फेस वैल्यू 100 है। तो 100 माइनस P, ये आपका जो प्रॉफिट है, इंटू डिवाइडेड बाई P इंटू 365 अपॉन D, बस यही रहेगा, इंटू 100। यही फॉर्मूला होगा। जरा देख लीजिए किसमें मैच कर रहा है, 100 माइनस P अपॉन 365 अपॉन DS, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू दे रखा है 100, परचेज प्राइस दे रखा है 97, मैच्योर हो रहा है 90 डे में, एनुअलाइज यील्ड क्या होगा, ठीक है। तो 100 माइनस 97, 3 रुपया का प्रॉफिट है, और कितने में प्रॉफिट है आपको, 97 पे प्रॉफिट है, इंटू 365, एक्चुअली 360 ले लीजिए,
ठीक है ना, मल्टीपल आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा इंटू 100। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो यह आपको लगभग 8.76% आएगा, हमने सब कैलकुलेट किया है ऊपर। यानी आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 58। तो याद रखिएगा, ट्रेजरी बिल रहे या डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट रहे, उसका फॉर्मूला सिंपल है, आपको फेस वैल्यू में से परचेज प्राइस को माइनस कर देना है, डिनोमिनेटर में परचेज प्राइस लिख देना है, इंटू 365 अपॉन डेज कर देना है, इंटू 100 कर देना है। ठीक है, चलिए ये तो याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। अब थोड़ा एफआरए की बात कर लेते हैं दोस्तों। एफआरए का फुल फॉर्म होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, राइट। तो देखिए, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्यूचर इंटरेस्ट को लॉक करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, राइट। तो बेसिकली इनका रोल, इनका पर्पस क्या होता है कि फ्यूचर इंटरेस्ट रेट को लॉक करना, ठीक है, कि जो हमारा जो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट है उसको क्या करना, लॉक करना। उसको लॉक करने के लिए क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, और उसी एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। और इसको हम सिर्फ नोटेशन समझना है, राइट। देखिए, जैसे 3x6 एफआरए लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि नोटेशन का मैं आपको बताऊं तो M/N एफआरए लिखा रहेगा, ठीक है। तो M मतलब होता है कि लोन कब स्टार्ट हुआ, लोन कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, राइट। तो मतलब ये मंथ में रहेगा, और N जो रहेगा वो है कि लोन कब खत्म हुआ, एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो टोटल एक्चुअल जो टेनर रहेगी लोन की वो क्या हो जाएगा, N-M नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3x6 एफआरए लिखा है, मतलब लोन शुरू होगा 3 महीने बाद, मतलब डिले हुआ है 3 महीने बाद लोन शुरू होगा, ठीक है, और चलेगा कब तक, 6 महीने तक चलेगा, क्योंकि अगला वाला नेक्स्ट जो है एंडिंग बताता है। तो टोटल लोन का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा बताइए, 6 - 3 = 3, वही लिख रहा है, समझे। 3 महीना का लोन है और 3 महीने में स्टार्ट होगा। जैसे 1 × 4 एफआरए बोले तो 1 का मतलब होता है कि लोन कब स्टार्ट होगा, लोन पहले महीने में 1 महीने बाद स्टार्ट होगा, और कब खत्म होगा, 4 महीने बाद खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लोन का टेन्योर 3 महीना होगा ना, 4 - 1 कितना होगा, 3 होगा। तो 3 महीने का लोन है और वो 1 महीना में स्टार्ट हो रहा है, समझे बात को। चलिए, जैसे मान लीजिए 6 × 9 एफआरए लिखते हैं, तो 6 × 9 एफआरए का मतलब क्या हुआ, पहला जो 6 है वो उसका मतलब होता है कि लोन कब स्टार्ट होगा, तो लोन 6 महीने में स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, तो 9 महीने में खत्म होगा। तो 3 महीने का लोन है जो कि 6 मंथ में स्टार्ट हो रहा है, समझे। तो 3 महीने के बाद स्टार्ट होगा, 3 महीने तक चलेगा। अब जैसे क्वेश्चन है 3x6 एफआरए में 3x6 का क्या मतलब है, तो मैंने आपको बताया इसका मतलब है कि 3 महीने का लोन है और 3 महीने में स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, समझे। चलिए, तो ये M/N एफआरए वाला कंसेप्ट है। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि बेस्ड है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। हाँ, इसका ना प्रूडेंशियल लिमिट आपसे पूछा जाता है, टॉपिक का नाम है प्रूडेंशियल लिमिट। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, कॉल, नोटिस, टर्म मनी मार्केट में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म पैसा बोरो करते हैं, पता ही है आपको, क्योंकि जैसे ही आपको मनी मार्केट टर्म आया तो शॉर्ट टर्म पैसा बोरो किया जाता है, जैसे 1 दिन से लेकर 1 वीक तक चलता है। लेकिन आरबीआई ने लिमिट लगा रखी है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कितना पैसा बोरो कर सकता है अपनी कैपिटल के कंपैरिजन में, यानी ये बोरो कितना कर सकता है एज कंपेयर टू इट्स कैपिटल, राइट। तो ये आरबीआई ने लिमिट लगा रखी है, उसी को कहा जाता है प्रूडेंशियल लिमिट। तो अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग रूल है। जैसे मान लीजिए कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, एससीबी जिसको बोलते हैं, राइट। तो एससीबी के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आते हैं, जिसको एसएफबी भी बोलते हैं। तो इसके अंदर इसका इनका जो डेली एवरेज लिमिट है, ठीक है, कॉल और नोटिस मनी का, वो है कैपिटल फंड का 100%। मैंने आपको क्या बोला, कितना वो बोरो कर सकते हैं उनके कैपिटल पे डिपेंड करता है। इसीलिए यदि हमारा कॉल और नोटिस मनी मार्केट में यदि बोरो कर रहे हैं कौन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो जो डेली एवरेज लिमिट है वो उनके कैपिटल फंड का 100% होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, सिंगल डे लिमिट जो होता है वो उनके कैपिटल फंड का 125% होता है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक के पास मान लीजिए 500 करोड़ का कैपिटल है, ठीक है, तो उसका एवरेज बोरोइंग क्या होगा, एवरेज बोरोइंग 100% इसका होगा, यानी 500 करोड़ का इसका एवरेज बोरोइंग होगा। लेकिन जो सिंगल डे मैक्सिमम लिमिट है वो कितना है, 500 × 125%, लगभग आपको 625% मिलेगा, राइट। तो ये सिंगल डे मैक्सिमम बोरोइंग है, 625 करोड़, नॉन परसेंट नहीं, 625 करोड़ मिलेगा सिंगल डे मैक्सिमम बोरोइंग। समझ में आया दोस्तों। चलिए, अब थोड़ा पेमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। और टर्म मनी के केस में ना बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट होता है। कॉल मनी में मैं तो आपको मैंने 100% और 125% समझा दिया। लेकिन यदि हम बात करें पेमेंट बैंक की और आरआरबी की, तो उसके लिए सेम रूल है। जैसे कि डेली एवरेज लिमिट जो है आपका फोर्टनाइटली बेसिस पे 100% रहेगा, और सिंगल डे लिमिट जो है वो 125% रहेगा। कुछ नया तो है नहीं। चलिए, कोऑपरेटिव बैंक की बात कर लेते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक में क्या है दोस्तों, कि इनका जो बोरोइंग लिमिट होता है ना, वो उनके एग्रीगेट डिपॉजिट पे निर्भर करता है, राइट, जो कि पिछले फिस्कल ईयर का है। तो जो भी इनका एग्रीगेट डिपॉजिट है उसका 2% जो है ये मैक्सिमम ये बोरो कर सकते हैं, राइट, इन सभी मार्केट से।
जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 5,000 करोड़ ये आपका टोटल डिपॉजिट है, ठीक है, टोटल डिपॉजिट क्या है, टीडी, किसी कमर्शियल बैंक, किसी कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। तो मैक्सिमम बोरोइंग जो अलाउ होगा वो इसका 2% होगा। 2% ऑफ 5,000 यानी कितना हो जाएगा, 100 करोड़। 100 करोड़ मैक्सिमम जो है बोरोइंग अलाउड होगा। अब आता है प्राइमरी डीलर। तो प्राइमरी डीलर के लिए जो टर्म यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट ऑन फंड। क्या बोलते हैं, नेट ऑन फंड। तो देखिए प्राइमरी डीलर में भी दो केस होगा, कॉल और नोटिस मनी और टर्म मनी। तो कॉल और नोटिस मनी में क्या है कि जो भी इनका नेट ऑन फंड है, किनका, ये प्राइमरी डीलर का, उसका 225% जो है मैक्सिमम बोरो कर सकते हैं अंडर कॉल एंड नोटिस मनी, राइट। चलिए वो भी डेली एवरेज इन फोर्टनाइट की बात हो रही है, यानी 15 डेज में, राइट। और यदि टर्म मनी है तो टर्म मनी में जो है ना एनओएफ का 225% यहाँ भी देने पड़ेगा, लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ सब कुछ। तो अभी जो पॉइंट हमने देखा, जैसे मान लीजिए कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, कैपिटल फंड दे रखा है 500 करोड़, तो वो कॉल और नोटिस मनी मार्केट में कितना बोरो कर सकते हैं किसी दिन में, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो आपको पता ही है कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, कॉल नोटिस मनी मार्केट में बोरो करना है तो कितना परसेंटेज होता है बताएंगे, 100% बोरो कर सकते हैं अप टू, अच्छा गिवन डे कर रहा है, एनी गिवन डे, तो एनी गिवन डे 125%, राइट। कितना है 125%, तो 125% कितना होगा 500 करोड़ का, 625 नहीं हो जाएगा, तो 625 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि सिंगल डे लिमिट पूछा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऐसा सवाल आएगा आपको। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सिंगल डे लिमिट है 125%। अगला सवाल, प्राइमरी डीलर का जो प्रूडेंशियल लिमिट होता है टर्म मनी बोरोइंग का, वो किस पे बेस्ड होता है, एनओएफ, एग्रीगेट डिपॉजिट। देखिए एग्रीगेट डिपॉजिट जो वर्ड है ना, वो किसके लिए है, वो आपके लिए कोऑपरेटिव बैंक के लिए है, राइट। अब यहाँ पीडी की बात हो रही है, तो पीडी के लिए एनओएफ होता है। अब सवाल है कि 100% है या 225% है, बताइए टर्म मनी बोरोइंग के लिए कितना है, बताएंगे। सही जवाब है 225% एनओएफ, राइट। तो हमने अभी आपको बताया था कि टर्म मनी के लिए जो पीडीज का लिमिट है वो 225% ऑफ एनओएफ होता है, राइट, बेस्ड ऑन लास्ट ईयर क्लोजिंग एनओएफ। तो एक बार क्विकली रिकॉल कर लेंगे सभी फैक्ट को, आपके लिए मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है फैक्ट। देखिए सबसे पहले शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो या आरआरबी हो या पेमेंट बैंक हो, राइट, इनके लिए आपको याद रखना है कि 100% जो है वो फोर्टनाइट बेसिस पे कैपिटल फंड का, किसका 100% किसका, कैपिटल का जो लिमिट है, ठीक है, कॉल नोटिस मनी जो भी मार्केट आप बोल लें 100% है, और किसी पार्टिकुलर दिन में 125% है, ठीक है, किसका, कैपिटल। कोऑपरेटिव बैंक की बात कर लें तो इनका जो एग्रीगेट डिपॉजिट है उसका 2% है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। और प्राइमरी डीलर की बात करें तो एनओएफ पे डिपेंड करता है, कॉल नोटिस है तो 225% होगा और टर्म मनी है तो 225% होगा, बस यही चीज है। चलिए याद रहेगा ना ये चीज, वेरी गुड। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा सिंगल कंपनी एक्सपोजर लिमिट की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर कोई बैंक किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो दो चीजें कर सकता है। तो दोस्तों आपको यदि चीजें क्लियर हो रही हो तो प्लीज एक लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ यदि ऐसे पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ए का हो, बी का हो, सी का हो, सबका सेपरेट पीडीएफ मैंने कैप्सूल कोर्स में ऐड कर दिया है। तो कैप्सूल कोर्स में हर एक वो कंटेंट मिलता है जिसके माध्यम से आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा। बात करें हम लोग सिंगल कंपनी एक्सपोजर की, तो अगर कोई बैंक किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो दो चीजें चेक करता है। पहला चीज वो चेक करता है एक्सपोजर लिमिट। एक्सपोजर लिमिट जो होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए, किसका लोअर होना चाहिए, 30% ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी शेयर कैपिटल, और किस चीज का यहाँ पे अलग है, 30% ऑफ बैंक कैपिटल प्लस रिजर्व। इसको हटा दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, रिपीट हो गया है, समझे। तो इन दोनों का लोअर होना चाहिए, यानी जो इन्वेस्टी कंपनी का शेयर कैपिटल है उसका 30% निकाल लीजिए, और बैंक का जो कैपिटल और रिजर्व है उसका 30% निकाल लीजिए। दोनों में जो सबसे कम होगा वही एक्सपोजर लिमिट होता है। चीजें समझ में आ रही है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अगर इन्वेस्टी कंपनी का, मैं लिख देता हूं, इन्वेस्टी कंपनी का मान लीजिए शेयर कैपिटल है 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़ इन्वेस्टी कैपिटल का शेयर कैपिटल है, और जो बैंक है उसका कैपिटल प्लस रिजर्व वो मान लीजिए 1000 करोड़ है, ठीक है। तो अब क्या बोलता है कि आप इन्वेस्टी कंपनी का जो इनका शेयर कैपिटल है उसका 30% निकाल लीजिए। तो बताइए ना 30% ऑफ 500 करोड़ कितना होगा, 10% हो जाएगा 50, 30% हो जाएगा 150 करोड़, ठीक है, तो 150 करोड़ हुआ। अच्छा उसी तरह बैंक का भी 30% निकाल लीजिए, 30% ऑफ 1000 करोड़ कितना हो जाएगा, 300 करोड़ नहीं हो जाएगा। अब बोलता है इन दोनों में जो मिनिमम है उसको लेना है। अब बताएंगे आप कि 150 अलाउएबल जो लिमिट है इसका लोअर है, तो कौन सा लोअर है इन दोनों में, ऑब्वियसली 150 करोड़ लोअर है, राइट। सो 150 करोड़ हमारा आंसर होगा, आंसर विल बी 150 करोड़, राइट। तो यही हमारा, इसी प्रकार से हम लोग पता लगाते हैं एक्सपोजर लिमिट क्या होगा, राइट। सिंगल कंपनी एक्सपोजर लिमिट की बात होती है। तो इन्वेस्टी कंपनी का शेयर कैपिटल का 30% निकाल लीजिए, कि बैंक के कैपिटल प्लस रिजर्व का 30% निकाल लीजिए, जो भी मिनिमम होगा वही हमारा होता है एक्सपोजर लिमिट, ठीक है।
अब थोड़ा बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो लेवल एक्सपोजर लिमिट। तो सिंगल कंपनी एक्सपोजर लिमिट समझा दिया आपको। पोर्टफोलियो लेवल एक्सपोजर लिमिट क्या होता है, यहाँ पे देखा जाता है कि बैंक ओवरऑल मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रही है। तो इसमें दो पार्ट होता है, टोटल कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। तो वो कहता है कि नेटवर्थ का मैक्सिमम 40%, मैक्सिमम 40% ऑफ द बैंक नेटवर्थ, राइट। अब देखिए इसमें ना कुछ ये टोटल कैपिटल एक्सपोजर में कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब मैं आपको बताऊं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए शेयर्स हो गए हमारे, जैसे मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड हो गए, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गए, ये सब के सब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, शेयर, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, राइट। इन पे जो लिमिट है वो बैंक के नेटवर्थ का 20% होता है, समझे। तो टोटल कैपिटल मार्केट एक्सपोजर जो है वो नेटवर्थ का 40% होगा, उसमें कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहेंगे जो कि नेटवर्थ के 20% तक अलाउड है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ये बात करें, इनडायरेक्ट एक्सपोजर की बात करें, तो जैसे गारंटी टू ब्रोकर, आपने ब्रोकर को, स्टॉक ब्रोकर को गारंटी दी है, तो ये कैसा एक्सपोजर है, इनडायरेक्ट एक्सपोजर है, राइट। तो वो भी 40% के अंदर ही आता है, लेकिन 20% डायरेक्ट लिमिट पे काउंट नहीं होता। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि अगर बैंक का नेटवर्थ मान लीजिए 2000 करोड़ है, कितना है 2000 करोड़, ये क्या है, बैंक का नेटवर्थ है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि मैक्सिमम कैपिटल मार्केट एक्सपोजर कितना होगा, तो 800 करोड़ होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर होता है वो 20% होता है। 20% कितना हो जाएगा 2000 का, राइट। तो मैक्सिमम कैपिटल 40% होता है, सॉरी मैक्सिमम कैपिटल ये लिखा है, ठीक है। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना है 20%, यानी 400 करोड़। अब देखिए एक सवाल है आपके सामने, एक बैंक है जिसका 1000 करोड़ है कैपिटल प्लस रिजर्व में, वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही है जिसके पास 500 करोड़ शेयर कैपिटल है, तो मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपोजर क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि जो आपका इन्वेस्टी कंपनी है उसका जो कैपिटल लिमिट है 500 करोड़ है, उसका 30% निकाल लीजिए, इसका 30% यानी कितना हो जाएगा 150 करोड़ हो जाएगा। और जो हमारी बैंक इन्वेस्ट कर रही है, कैपिटल रिजर्व अपना इन्वेस्ट कर रही है, राइट, तो उसके लिए क्या बोलता है, इसका भी 30% निकाल लीजिए। तो 100 का 1000 का 30% कितना होगा 300 करोड़ नहीं हो जाएगा। अब बोलता है कि लोअर ले लीजिए, तो लोअर क्या हो जाएगा 150 करोड़ नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं हो जाएगा, समझे बात को। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखिए, बैंक का नेटवर्थ इन्होंने दे रखा है 2000 करोड़, तो टोटल मार्केट एक्सपोजर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने ज्यादा नहीं हो सकता। तो वो आपका पता ही है कि इस केस में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट, 40% नहीं हो सकता। 40% कितना होगा इसका 800 करोड़, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, दोनों को जोड़ दीजिए, 800 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमने भी दो चीजें सीखी दोस्तों, यदि सिंगल कंपनी एक्सपोजर है तो 30% वाला फंडा लगेगा, ठीक है। लोअर निकाल लीजिए, इन्वेस्टी शेयर कैपिटल का 30% और बैंक कैपिटल रिजर्व का 30%, जो भी लोअर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना है। और यदि पोर्टफोलियो लिमिट, पोर्टफोलियो लेवल एक्सपोजर है, तो टोटल जो है ना नेटवर्थ का 40% हो सकता है, इसमें से डायरेक्ट जो है नेटवर्थ का 20% होगा और इनडायरेक्ट जो है 40% में काउंट होगा, लेकिन 20% में काउंट नहीं होता है। तो दोस्तों कैपिटल मार्केट एक्सपोजर का टॉपिक आप फुल क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। अब मैं आपको ले चलता हूं एमएएमपी पे। जो हमारा ईसीबी होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है, उसका जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला है आइए देखते हैं। दोस्तों एमएएमपी का मतलब पहले समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि लोन का एवरेज टेनर मिनिमम कितना होना चाहिए। यानी जो हमने लोन है, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन ही तो है, बोरोइंग तो है, तो लोन का एवरेज टेनर, बेसिकली एवरेज टेनर, ठीक है, एवरेज टेनर जो है लोन का वो मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, इसलिए मिनिमम वर्ड यहां लिखा है। तो हम एक्सेप्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए पहले मैं आपको डिफॉल्ट रेट बता दूं। डिफॉल्ट रेट जो होता है वो 3 साल का होता है, यानी ईसीबी जो लोन होते हैं, राइट, इनका एवरेज टर्म मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। लेकिन कॉल या पुट ऑप्शन, अब कॉल या पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अर्ली प्रीपेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रीपेमेंट मतलब कि समय आने से पहले ही पे कर रहे हैं, अर्ली प्रीपेमेंट हो गया, या रिकॉल कर रहे हैं, तो उसमें 3 साल से पहले अलाउ नहीं होता। कॉल एंड पुट ऑप्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बिफोर दिस पीरियड, 3 साल होता है, ठीक है। अब इसके एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, आपके बुक में ना टेबल बना हुआ है। देखिए यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डॉलर जिसकी $50 मिलियन पर ईयर तक ईसीबी लेती है, तो उनके लिए जो एमएमपी होता है वो 1 साल तक होता है, समझे, याद रखिएगा। तो मतलब कि शॉर्टर टर्म अलाउड किया गया है ताकि इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर सकें। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए वैसे तो 3 साल का होता है, लेकिन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल का भी चल सकता है। उसके बाद मान लीजिए कि ईसीबी आप ले रहे हैं फॉरेन इक्विटी होल्डर से, वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉर्पोरेट यूज के लिए, तो वहां 5 साल होता है। अच्छा, आप ईसीबी ले रहे हैं फॉर वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जिसमें एनबीएफसी ऑन लैंडिंग भी आता है, तो वहां पे एमएमपी होता है 10 साल का। फिर ईसीबी फॉर रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन,
तो यदि आप रुपी लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो 7 साल होगा, नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 साल का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, जैसे कुछ हमारे रिस्ट्रिक्टेड लैंडर्स होते हैं। इनका क्या है कि जो 5 से 10 साल वाले ईसीबी हैं वो इंडियन बैंक के फॉरेन ब्रांच या सब्सिडरी से नहीं लिया जा सकता। लिखा है ना, ईसीबी अंडर कैटेगरी B2E। B2E मतलब कि आपका 5 से 10 साल का। ठीक है, तो 5 से 10 साल के जो ईसीबी हैं वो इंडियन बैंक के फॉरेन ब्रांच सब्सिडरी से नहीं लिया जा सकता। और एक होता है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, तो यह भी फिक्स होता है जो बेंचमार्क रेट है और प्लस स्प्रेड है। राइट, तो एग्जैक्ट परसेंट आरबीआई फिक्स करती है। राइट, यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो वो ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रेजिंग ईसीबी ऑफ $40 million फॉर मशीनरी एक्सपोर्ट मस्ट कंप्लाई विद एमएमपी ऑफ। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 40 मिलियन ईसीबी रेज कर रही है, तो कितना एमएमपी होगा? क्योंकि दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और डॉलर आपको पता ही है कि $50 million से कम के अंदर बोरो कर रहा है, तो एमएमपी 1 साल होता है। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो है 1 साल होता है। Which of the following ECB category has the longest prescribed MAMP? ऑप्शन ए कर रहा है रुपी रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन फॉर कैपेक्स। ठीक है, तो इसका जो आपका MAMP होता है ना वो 7 ईयर का होता है। कितने का होता है? 7। आपको पता होना चाहिए ये चीज कि आप यदि कैपेक्स के लिए रुपी लोन को रिपेमेंट कर रहे हैं तो 7 साल का मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है। फिर वर्किंग कैपिटल पर्पस में यदि दे रहे हैं, हाँ ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है, 10 साल का MAMP होता है। या ईसीबी लॉन्ग टर्म क्यों नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म रिस्क अलाउ नहीं है। फिर होता है ईसीबी फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, तो इसमें भी MAMP जो है 5 साल का होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ईसीबी इसमें 1 साल का होता है, सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा पूछेगा तो यही होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो याद रखिएगा MAMP के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए MAMP के बारे में? डिफॉल्ट MAMP जो होता है 3 साल का होता है, जिसमें अर्ली एग्जिट ऑप्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता, नॉट अलाउड बिफोर दिस। एक्सेप्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग रहेगा तो 1 साल, फॉरेन इक्विटी होल्डर रहेगा तो 5 साल। ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल एनबीएफसी ऑन लैंडिंग रहेगा तो 10 साल, रुपी लोन रिपेमेंट कैपेक्स है तो 7 साल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ईसीबी MAMP का फुल कंसेप्ट क्लियर है ना आपको? तो आरबीआई ने लिमिट सेट की है। क्या लिमिट सेट की है? देखिए, अंडर ऑटोमेटिक रूट जो मैक्सिमम ईसीबी पर फाइनेंशियल ईयर है वो है $270 million पर ईयर। ठीक है, या इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी जो भी हो, और इस लिमिट तक ऑटोमेटिक रूट से ईसीबी रेज कर सकते हैं बिना प्रायर आरबीआई अप्रूवल के। नाम ही रखा है ना ऑटोमेटिक, तो आपको आरबीआई अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। राइट, अब देखिए उसके बाद कुछ स्पेशल एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आप ईसीबी सिर्फ USD 5 मिलियन या उससे कम है, राइट, आपका ईसीबी $5 million से कम है यदि, राइट, तो लाइबिलिटी, तो कोई लाइबिलिटी रेशियो इक्विटी रेशियो का रूल अप्लाई नहीं होता। तो लिखा है नो लाइबिलिटी इक्विटी रेशियो कैप इफ ईसीबी लेस देन $5 million। ठीक है, तो यदि आपका ईसीबी, यदि आप बोरोइंग जो कर रहे हैं वो $5 million से कम कर रहे हैं तो कोई लाइबिलिटी इक्विटी रेशियो की आवश्यकता नहीं है। राइट, क्योंकि ये छोटी कंपनी के लिए एक रिलीफ सी बात है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि लायबिलिटी इक्विटी रेशियो कब चाहिए वो देखिए, तो जब ईसीबी फॉरेन इक्विटी होल्डर से लिया जाए। आप किसी फॉरेन इक्विटी होल्डर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले रहे हैं तो वहां पे जो ईसीबी लायबिलिटी है वो 7 times होता है इक्विटी का, ये याद रखिएगा। यानी कि आपका जो ईसीबी है, ध्यान दीजिएगा, जो आप कितना बोरोइंग कर सकते हैं और आप कितना इक्विटी ले रहे हैं वो 7:1 है। राइट, मतलब अगर फॉरेन इक्विटी होल्डिंग मान लीजिए $100 million है तो ईसीबी आप मैक्सिमम जो है 700 मिलियन तक अलाउड है। ठीक है, दूसरी बात आती है ट्रेड क्रेडिट की। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम ओवरसीज सप्लायर फॉर इंपोर्टिंग गुड्स। मतलब जब भी आपको ये टीसी वर्ड दिखे ना, टीसी का मतलब ये होता है कि आप लोन ले रहे हैं, वो भी लोन कम अवधि के लिए ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं शॉर्ट टर्म लोन? ताकि आप गुड्स को इंपोर्ट कर सकें। गुड्स इंपोर्ट करने के लिए आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं, इसी को टीसी कहा जाता है। राइट, अब देखिए जैसे ऑयल हो गया, गैस हो गया, एयरलाइन, शिपिंग कंपनी, इनके लिए जो टीसी का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है $150 million पर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, बाकी जो कंपनीज हैं उनके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है $50 million पर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, याद रहेगा। ऑयल, गैस, एयरलाइन, शिपिंग कंपनी के लिए $150 million और बाकी कंपनी के लिए $50 million। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग होता है वो थोड़ा देख लीजिए। तो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग डिफाइन करता है कि टोटल कॉस्ट कितनी हो सकती है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड फीस। यानी आप इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, आप फीस को जोड़ दीजिए, टोटल कॉस्ट कितनी हो सकती है। तो देखिए एग्जिस्टिंग यदि ट्रेड क्रेडिट है तो उस केस में जो है लाइबॉर से ARR बेंचमार्क रेट प्लस 350 BPS। ठीक है, जो न्यू ट्रेड क्रेडिट है फॉरेन करेंसी में, राइट,
तो उसके लिए बेंचमार्क प्लस 300 बीपीएस, और जो आईएनआर डिनोमिनेटेड ट्रेड क्रेडिट है उसमें बेंचमार्क प्लस 250 बीपीएस, राइट। तो ये होता है हमारा ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। तो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग में मैंने आपको क्या समझाया, एग्जिस्टिंग ट्रेड क्रेडिट है बेंचमार्क प्लस 350, न्यू ट्रेड क्रेडिट है बेंचमार्क प्लस 300, आईएनआर में ट्रेड क्रेडिट है तो बेंचमार्क प्लस 250। प्लीज इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला सवाल है, एक इंडियन कंपनी है जिसका डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर है, वो $600 मिलियन रेज करता है ईसीबी में ऑटोमेटिक रूट के अंदर। यदि फॉरेन इक्विटी होल्डर का स्टेक जो है $100 मिलियन है, तो क्या ये कंपनी लायबिलिटी इक्विटी रेशियो नॉर्म से कंप्लाई कर रही है? ऑप्शन ए कर रहा है यस बिकॉज ईसीबी इज अंडर $750 मिलियन। ये गलत है, ऑटोमेटिक रूट का लिमिट है, पर यहाँ पे बात लायबिलिटी इक्विटी की हो रही है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है नो बिकॉज द रेशियो एक्सीड 7:1। अब देखिए ये भी गलत है, क्योंकि 6:1 600, आप देखिए ना 600 इसने रेज किया है, तो रेशियो 600:100 है ना, यानी 6:1 का रेशियो है ना, ये तो लाई कर ही रहा है रेंज के अंदर, ये तो गलत है, बी नंबर गलत है। सी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी को जरा देखिए, ऑप्शन सी कह रहा है यस बिकॉज द रेशियो इज 6:1, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों इनका ईसीबी जो फॉर लायबिलिटी इक्विटी रेशियो होता है, तो लायबिलिटी हमारा 600 है, इक्विटी हमारा कितना है 100 है, तो 600/100 कितना हो जाएगा 6:1 हो जाएगा, ये 7:1 के अंदर ही तो है, तो आरबीआई नॉर्म तो फॉलो हो रहा है, राइट, तो इसलिए हमारा ये सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शिपिंग कंपनी अवेल ट्रेड क्रेडिट फॉर एन इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अब एक शिपिंग कंपनी है, वो ट्रेड क्रेडिट अवेल कर रही है इंपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए, तो मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट क्या है, राइट। तो ऑप्शन देखते हैं, $50 मिलियन, $150 मिलियन, $750 मिलियन और $5 मिलियन। बताइए दोस्तों, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए ट्रेड क्रेडिट अवेल कर रही है, मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट क्या होगा? पहला ऑप्शन है $50 मिलियन, ये गलत है, यह लिमिट अदर कंपनी के लिए है, राइट। दूसरा ऑप्शन कह रहा है $150 मिलियन, ये बिल्कुल सही है, कि तो याद रखिएगा कि जो हमारी शिपिंग कंपनी होती है, राइट, जो हमारी ऑयल वाली कंपनी है, जो हमारी एयरलाइन कंपनी है, राइट, इनके लिए जो मैक्सिमम ट्रेड क्रेडिट होता है वो कितना होता है $150 मिलियन पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो $150 मिलियन सही जवाब है। 750, तो 750 जो है ना मिलियन डॉलर, ये ईसीबी का एनुअल लिमिट है, मतलब साल में आप कितना ईसीबी रेज कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट में, राइट, तो ये तो नहीं होगा। $5 मिलियन ये एक्सेप्शन ईसीबी के लिए था, नॉट यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, समझे, तो ये एक्सेप्शन है ईसीबी के लिए $5 मिलियन का। तो 750 मैक्सिमम जो रेज कर सकते हैं वो है। और जो हमारे ट्रेड क्रेडिट है, ट्रेड क्रेडिट वाले केस में आपसे ट्रेड क्रेडिट का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ट्रेड क्रेडिट का मतलब समझाया था आपको, तो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए, राइट, तो उसके में मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट जो ऑटोमेटिक इसके अंदर है वो है हमारा $150 मिलियन, इसको याद रखिएगा। तो अभी हमने क्या क्या सीखा एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो देखिए ईसीबी लिमिट याद रखिएगा, ऑटोमेटिक रूट में $750 मिलियन होता है पर ईयर। लायबिलिटी इक्विटी रेशियो जो है 7:1 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और यदि ईसीबी $5 मिलियन से कम है तो वहां पे लायबिलिटी इक्विटी रेशियो को वेव कर दिया जाता है। ट्रेड क्रेडिट में सेक्टर स्पेसिफिक लिमिट है, राइट, मतलब जो कि आपको पता होना चाहिए, ये $150 मिलियन पर ट्रांजेक्शन होता है, और बाकी के लिए $50 मिलियन होता है। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग जो है बेंचमार्क के हिसाब से वेरी करता है, कहीं पे आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग टीसी है, यदि मान लीजिए एग्जिस्टिंग ट्रेड क्रेडिट है तो जो आपका ये उस केस में प्लस 350 बीपीएस कर दीजिए, ठीक है। यदि हमारा फॉरेन करेंसी न्यू ट्रेड क्रेडिट है तो प्लस 300 बीपीएस कर दीजिए, और आईएनआर ट्रेड क्रेडिट है तो प्लस 250 बीपीएस कर दीजिए। 350, 300 और 250, तो 250 किसके लिए होता है? आईएनआर वाले किसके लिए होता है? इंडियन रुपीज के लिए। 300 किसके लिए होता है? जो फॉरेन करेंसी न्यू है उनके लिए, और 350 किनके लिए होता है? जो हमारे एग्जिस्टिंग है, राइट, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए तो दोस्तों ईसीबी और ट्रेड क्रेडिट के लिमिट का फुल ब्रेकडाउन आपको मैंने समझा दिया। अब एक और कंसेप्ट को समझिए, वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पोजीशन लिमिट। आइए इसको समझते हैं दोस्तों सिंपल भाषा में। ये क्या है? व्हाट इज दिस कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पोजीशन लिमिट? तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 9%। यानी दोस्तों बेसिकली आरबीआई ने एक रूल दिया है कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो 9% होगा NOOPL या आउटस्टैंडिंग पोजीशन ऑन बैलेंस शीट के मैक्सिमम का। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। अब NOOPL क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि NOOPL, ठीक है, वो मान लेते हैं 500 करोड़ है। कितना है? 500 करोड़, ठीक है। और बैलेंस शीट एज पर फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन है वो है 450 करोड़। बैलेंस शीट एज पर फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन कितना है? 450 करोड़। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला एज पर फॉर्मूला क्या कहा गया है कि आपका NOOPL या बैलेंस शीट
पे फॉरेन एक्सपोजर, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा 9%, 9% ऑफ मैक्सिमम। इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 500 करोड़ मैक्सिमम है, तो 500 करोड़ ले लीजिए, इसका 9% यानी कितना हो जाएगा 450 करोड़। ठीक है, सॉरी 9% 45 करोड़ होगा, 45 करोड़ 45 करोड़। तो ये हमारा क्या होगा, दिस विल गिव अस द कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस इज 45 करोड़ इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राइट, पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम VAR पे आते हैं। जैसे यहाँ पे एक आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके बुक में करवाया गया है, एक बैंक का NOOPL दे रखा है 500 करोड़ और स्टैंडिंग पोजीशन दे रखा है 450 करोड़ बैलेंस शीट में, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा पोजीशन लिमिट का। तो फिर से वही बात अभी मैंने आपको बताया कि 500 करोड़ और 450 करोड़, इसमें मैक्सिमम क्या है 500 करोड़, उसका 9% ले लीजिए, दिस विल बी 45 करोड़, राइट, 45 करोड़ आंसर होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा VAR पे एक और कंसेप्ट को देख लेते हैं। ये जो वैल्यू एट रिस्क पे सिनेरियो पे आपके बुक में कंसेप्ट दे रखा है, लेट्स डिस्कस दिस आल्सो। तो दोस्तों देखिए, वैल्यू एट रिस्क में क्या बताया जा रहा है कि इसका मतलब होता है कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है एक दिन में एक सर्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। तो किसी गिवन कॉन्फिडेंस लेवल पे एक दिन में वर्स्ट पोटेंशियल लॉस कितना हो सकता है। तो RBI के लिए VAR मोस्टली जो होता है ना, वो 95% या 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर होता है मैक्सिमम। जैसे ही आप एक केस को देखिए, यहाँ पे USD INR का एग्जांपल दिया हुआ है, स्पॉट रेट इन्होंने दे रखा है 80 रुपया मान लीजिए, ठीक है, और VAR इन्होंने दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखिए स्पॉट रेट दिया हुआ है आपका 75 और VAR निकाला है 0.45। तो इंपोर्टर के लिए जो एडवर्स मूवमेंट होगा वो क्या होगा, स्पॉट प्लस VAR। इंपोर्ट सिनेरियो के लिए जोड़ दीजिएगा, एक्सपोर्ट सिनेरियो के लिए घटा दीजिएगा, ये एडवर्स मूवमेंट को बताता है मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों आपके लिए एक तीसरा केस है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड यदि हो, राइट, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड यदि हो तो करंट यील्ड प्लस माइनस VAR, ठीक है, वर्स्ट केस यील्ड आपको देगा। तो बायर्स के पर्सपेक्टिव में यील्ड घट जाए, सेलर के पर्सपेक्टिव में यील्ड बढ़ जाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। VAR का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको स्पॉट रेट में से, राइट, तो यू हैव टू ऐड द स्पॉट रेट में से जो वर्स्ट केस, जैसे यहां देखिए ओवरनाइट VAR जो है USD INR का इन्होंने दे रखा है आपको 60 पैसा, ठीक है, USD INR का जो स्पॉट रेट है वो कितना है 60 पैसा दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद 95% कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, आज का जो स्पॉट रेट है वो 80 रुपया है। तो वर्स्ट केस इंपोर्टर के लिए क्या हो सकता है, तो इंपोर्टर के लिए वर्स्ट यही होगा कि दोनों को ऐड कर देंगे, राइट, तो इंपोर्टर के लिए एडवर्स मूवमेंट होता है स्पॉट प्लस VAR। तो स्पॉट 80 रुपया हो गया और VAR हमारा कितना है 60 पैसा, यानी 0.60 रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 80.60, ये वर्स्ट केस होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्या, नहीं, ऑप्शन बी देखिए जरा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राइट, ऑप्शन बी सही है। चलिए अच्छा, एक आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी एक एग्जांपल देख लें क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले के एग्जांपल देख लेते हैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यील्ड है 7.75%, तो बायर के लिए वर्स्ट क्या होगा, यील्ड घट जाए, सेलर के लिए वर्स्ट क्या होगा, यील्ड बढ़ जाए, राइट, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए एक होता है हमारा कैपिटल, तो हमने भी दो चीजें सीखी, कैपिटल रिक्वायरमेंट जब भी आपको निकालना हो तो NOOPL और आउटस्टैंडिंग पोजीशन का जो हायर है वो ले लीजिए, उसका 9% निकाल लीजिए। और VAR का इंटरप्रिटेशन ऐसे होता है कि वर्स्ट केस बताता है, तो एक्सपोर्टर के लिए स्पॉट रेट में से VAR माइनस कर देंगे, इंपोर्ट के लिए स्पॉट रेट में से VAR जोड़ देंगे, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना 95% या 99% जनरली होता है, राइट। अब मैं आपको ले चलता हूँ करेंसी ऑप्शन के बेसिक्स पर, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, करेंसी ऑप्शन बेसिक्स क्या है। इसमें जैसे आपका ATM OTM ITM सब आता है, उसको थोड़ा देख लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें समझते हैं हम लोग कि कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि राइट टू बाय करेंसी एट अ फिक्स रेट, जैसे बोलते हैं, जिसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो जो फिक्स रेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। मतलब आपके पास एक राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है कि आप करेंसी को एक फिक्स रेट पे खरीद सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कॉल ऑप्शन है, राइट, आपके पास कॉल ऑप्शन है कि आप एक USD को, मान लीजिए कि $1 को आप 75 रुपीज में खरीदेंगे, मान लीजिए आपके पास कॉल ऑप्शन है, राइट। तो मार्केट में USD जो है 78 का हो गया, मार्केट का रेट क्या है ₹78, राइट। तो आप 75 में खरीदते हैं, खरीद के 78 में बेचते हैं, तो ₹3 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, यही हो रहा है ना, क्योंकि आपके पास कॉल ऑप्शन है कि आप एक USD जो है 75 रुपए में खरीद सकते हैं, और मार्केट में जो USD का रेट है वो 78 है। तो आप इसको एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि सस्ते में आपको मिल रहा है, तो आप कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, 75 रुपए में खरीदेंगे और 78 रुपए में बेचेंगे, तो आपको ₹3 का प्रॉफिट हो गया। तो इसी को बोलते हैं राइट टू बाय करेंसी एट द स्ट्राइक प्राइस। दूसरा होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब होता है
कि राइट टू सेल करेंसी एट द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, पुट ऑप्शन में जो है आप बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पुट ऑप्शन है कि आप $1 को 75 रुपीज में बेच देंगे, ये आपका पुट ऑप्शन है। ठीक है, तो मार्केट में मान लीजिए मार्केट का जो डॉलर का रेट है वो 70 रुपीज है। क्या क्या रेट है? 70 रुपीज। आपके पास पुट ऑप्शन है 75 का और मार्केट में रेट है 70 रुपीज। तो आप 75 में बेच के 70 में वापस खरीद सकते हैं, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। समझे बात को? यही चीज बताया जाता है। चलिए, तो वही चीज यहाँ बता रहा है। अब एक होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए ना सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि कॉल ऑप्शन है तो स्पॉट प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस ले लीजिए या जीरो ले लीजिए। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। समझे? नेगेटिव कभी नहीं होता। उसी तरह पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू लेना है तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट या जीरो, जो भी मैक्सिमम होगा वो लेंगे। तो अगर ऑप्शन का मार्केट रेट आपके फेवर में है तो ऑप्शन वैल्यूएबल है, वरना उसका वैल्यू जीरो है, क्योंकि आप उसको एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात होती है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू जो है ऑप्शन का प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको टाइम वैल्यू समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने ऑप्शन 0.05 रुपीज में खरीदा। ठीक है, लेकिन अभी उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? जीरो है। तो पूरा 0.05 जो होगा ना वही होगा हमारा टीवी मतलब टाइम वैल्यू। यह टाइम वैल्यू एक्सपायरी के करीब आते ही घट जाता है, इसे बोलते हैं टाइम डीके। एक वर्ड आप देखेंगे ना जो आपकी बुक में लिखा होगा, टाइम डीके। तो जैसे जैसे एक्सपायरी आता है ना तो ये घटते जाता है टाइम वैल्यू, और इसी को कहते हैं टाइम डीके होना। कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन मनीनेस। ये क्या होता है थोड़ा समझिए। इसमें एक होता है एटीएम यानी एट द मनी। मतलब एट द मनी में क्या होता है कि स्ट्राइक और फॉरवर्ड रेट बराबर होता है। फिर एक होता है आईटीएम। आईटीएम होता है इन द मनी। तो इन द मनी जो है सबसे फेवरेबल रेट है। राइट, इन द मनी में क्या होता है? सबसे फेवरेबल रेट होता है। राइट, फेवरेबल है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल के केस में फॉरवर्ड रेट स्ट्राइक से ज्यादा होगा और पुट के केस में स्ट्राइक जो है फॉरवर्ड रेट से ज्यादा होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है इन द मनी। और आउट ऑफ द मनी क्या होता है कि सबसे ज्यादा अनफेवरेबल है। दिस इज क्वाइट अनफेवरेबल। अनफेवरेबल क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि कॉल का केस है तो स्ट्राइक मार्केट से ज्यादा होगा, और पुट का केस है तो स्ट्राइक फॉरवर्ड रेट से कम होगा। राइट, स्ट्राइक मार्केट रेट से कम होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो 3 केस आपको बताया। एट द मनी जिसमें स्ट्राइक फॉरवर्ड रेट एक ही होता है, आईटीएम यानी इन द मनी यानी ये फेवरेबल है, इस कॉल के केस में स्ट्राइक फॉरवर्ड रेट से कम है, पुट के केस में स्ट्राइक फॉरवर्ड रेट से ज्यादा है। तीसरा केस है आउट ऑफ मनी यानी अनफेवरेबल है, कॉल के केस में स्ट्राइक ज्यादा है फॉरवर्ड रेट से और पुट के केस में स्ट्राइक कम है फॉरवर्ड रेट से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक यूएसडी कॉल आईएनआर का पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस दे रखा है 75, स्पॉट रेट दे रखा है 78, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? तो कॉल के केस में आपको जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। ठीक है, स्पॉट कितना दे रखा है? 78, स्ट्राइक कितना दे रखा है? 75। कितने का होगा? 3 का होगा। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। राइट, तो ये 3 नंबर हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब देखिए एक अगला सवाल है कि जो यूरो पुट यूएसडी कॉल ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस दे रखा है वो इतने पे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, स्पॉट रेट दे रखा है 1.12, इसका टाइम वैल्यू आपको बताना है। क्या बताना है? इसका टाइम वैल्यू बताना है। टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो टाइम वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल है कि आप प्रीमियम पहले लिख दीजिए, उसमें से जो इंट्रिंसिक वैल्यू है माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 0.05। ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए देखिए डिपेंड करता है कि कैसा ऑप्शन है। तो कॉल ऑप्शन लिख दिया है, यूरो पुट यूएसडी कॉल, स्ट्राइक दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्राइक में से स्पॉट माइनस कर देंगे या स्पॉट में से स्ट्राइक माइनस करेंगे। इस कॉल है तो स्पॉट में से स्ट्राइक माइनस करेंगे। तो यदि हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालें, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, तो हो जाएगा 1.12 माइनस 1.10, स्पॉट माइनस स्ट्राइक यानी 0.02, और इसको प्रीमियम वैल्यू से माइनस कर देंगे यानी 0.03 जो डॉलर आएगा वो हमारा हो जाएगा इसका टाइम वैल्यू। राइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट और कॉल वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो हमने क्या सीखा कि यदि कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक और जीरो जो मैक्सिमम होगा वो लेना है। पुट ऑप्शन का निकालना है तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट और जीरो का मैक्सिमम जो होगा वो लेना है। टाइम वैल्यू मतलब प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। एटीएम ऑप्शन के लिए सबसे ज्यादा होता है टाइम वैल्यू। माइनस में आईटीएम जो होता है उसमें स्ट्राइक मार्केट से बेटर होता है, इसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं इसलिए फेवरेबल होते हैं इसको। ओटीएम में क्या होता है कि मार्केट्स के कंपैरिजन में स्ट्राइक वर्स होता है यानी लैप्स होता है। अब दोस्तों थोड़ा लिक्विडिटी मिसमैच की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी मिसमैच में हमें क्या समझना है? सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये है कि
लिक्विडिटी मिसमैच मतलब बैंक के पास जो पैसा आने वाला है और जाने वाला है उसमें डिफरेंस होना, राइट। जो पैसा बैंक के पास आ रहा है और जो जा रहा है उसके बीच का डिफरेंस, उसी को मिसमैच बोलते हैं। तो यह रिस्क क्रिएट करता है। ये मिसमैच क्या क्रिएट करेगा? यह रिस्क क्रिएट करेगा, राइट। आरबीआई ने कहा है कि बैंक को अपनी आउटफ्लो के हिसाब से नेगेटिव मिसमैच को कुछ लिमिट के अंदर रखना है। अपने आउटफ्लो के हिसाब से नेगेटिव मिसमैच को कुछ लिमिट के अंदर रखना है, मतलब बैंक ज्यादा पैसा निकालने का रिस्क ना ले, है ना, निकलने का रिस्क ना ले। वही कहा जा रहा है कि आरबीआई ने बैंक को अपनी आउटफ्लो के हिसाब से, जितना इनका आउटफ्लो है उसके हिसाब से नेगेटिव मिसमैच को कुछ लिमिट के अंदर रखने को कहा है, ठीक है। मतलब ज्यादा पैसा निकलने का रिस्क ना ले, निकालने का रिस्क ना ले। तो देखिए इसमें एक लिमिट पर बकेट डाल दिया गया है। क्या है? जैसे अगला दिन है, नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे है तो 5% ऑफ आउटफ्लो, 2 से लेके 7 दिन का बकेट है तो 10% ऑफ आउटफ्लो, 15% ऑफ आउटफ्लो होता है 8 to 14 डेज में, और 15 to 20 डेज में 20% ऑफ द आउटफ्लो। मतलब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 8 से लेके 14 डेज का आउटफ्लो मान लीजिए 1000 करोड़ है, ठीक है। 8 to 14 डेज का जो आउटफ्लो है वो मान लीजिए 1000 करोड़ है, तो जो मैक्सिमम नेगेटिव मिसमैच हो सकता है वो 150 करोड़ होगा, क्योंकि इसका 15% लेना है आपको, समझे। तो वही कह रहा है, मैक्सिमम नेगेटिव मिसमैच जो होगा वो 150 करोड़ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात होती है हमारी इंटरेस्ट रेट स्वैप आर्बिट्रेज। ये क्या होता है? ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें बैंक अपने लोन और डिपॉजिट रेट के बीच का फायदा निकालती है। तो इसका जो स्प्रेड होता है, यानी बैंक का जो प्रॉफिट है, वो लोन का जो यील्ड है, ठीक है, और जो डिपॉजिट का जो कॉस्ट है, इसका डिफरेंस होता है। तो अब देखिए इंटरेस्ट रेट है तो बस इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा। रेफरेंस रेट टी हमने मान लिया, यहाँ पे t+3 है, यहाँ पे t+1 है, तो 2% का स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो ये जो 2% का स्प्रेड है ना, वो बैंक का प्रॉफिट या गेन माना जाता है। फिर दूसरा होता है क्रॉस करेंसी आर्बिट्रेज। तो इसको क्या होता है कि यहाँ पे बैंक यूएसडी में पैसा लेता है 3% पे, ठीक है, और आईएनआर में उसको 6.5% पे लैंड करता है। आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि आईएनआर में जो लोन दे रहा है 6.5% पे दे रहा है, और यूएसडी में बोरो कर रहा है 3% पे। लेकिन एक्सचेंज रेट रिस्क को कवर करने के लिए फॉरवर्ड प्रीमियम भी लगता है, जो यहाँ पे 1.5% दिया हुआ, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जो नेट स्प्रेड निकालेंगे ना, उसमें से आईएनआर लोन का यील्ड, यूएसडी का बोरोइंग कॉस्ट माइनस फॉरवर्ड प्रीमियम, ये हमारा नेट स्प्रेड मिलेगा 2%, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि एक बैंक का कुमुलेटिव कैश आउटफ्लो 8 से लेके 14 डेज का बकेट का 1000 करोड़ है, एज पर आरबीआई लिक्विडिटी नॉर्म, मैक्सिमम परमिसिबल नेगेटिव है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको कोई बताएगा नहीं। 5, 10, 15, 20, अगला दिन 2 से 7 दिन, 8 से 14 दिन, 15 से 28 दिन, तो 8 से 14 दिन के लिए हमारा 15% होता है, ठीक है। तो 15% किसका? 1000 करोड़ का कितना हो जाएगा? 150 करोड़ हो जाएगा, राइट। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 150 करोड़। चलिए ये तो याद रहेगा। उसके बाद अगला सवाल है कि अभी हमने डिस्कस किया कि बैंक यूरो को बोरो कर, डॉलर बोरो कर रही है 3% पे, लैंड कर रही है 6.5% पे, एक्सचेंज रेट को हेज कर रही है 1.5% का फॉरवर्ड रेट है, तो 6.5 माइनस 3 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा ये? तो दिस विल बी ऑलमोस्ट आई थिंक थ्रू 2%। तो 2% का जो है यहाँ पे हमारा स्प्रेड होगा। एक बार क्विकली रिकॉल कर ले फैक्ट को, जो अभी हमने डिस्कशन किया। 3 बातें हमने आपको बताई, राइट। पहला बात है आपको ये बताई कि आरबीआई लिक्विडिटी मिसमैच लिमिट टाइम बकेट के हिसाब से 5 से लेके 20% के बीच रखता है। तो अलग अलग केस में अलग अलग लिमिट है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। फिर आर्बिट्रेज के बारे में बताया कि इंटरेस्ट रेट स्वैप से बैंक अपनी लोन और डिपॉजिट के बीच स्प्रेड बना सकता है। क्रॉस करेंसी आर्बिट्रेज में यील्ड डिफरेंस से फॉरवर्ड प्रीमियम माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और फॉरवर्ड प्रीमियम करेंसी रिस्क को हेज करता है, ठीक है। तो ये 3 चीज ध्यान रखनी है। अब आइए हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एनआईआई, राइट। बैंक का प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है? इसमें 2 चीजें होती हैं, एनआईआई और एनआईएम, राइट। आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक का प्रॉफिट कैलकुलेशन, तो आई थिंक यस यहाँ पे प्रॉफिट, चलिए ठीक है, उसको हम प्रॉफिट कैलकुलेशन को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम होता है, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब ये होता है कि बैंक को इंटरेस्ट रेट से कितना इनकम हो रहा है। तो बैंक का जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो 2 चीज का डिफरेंस होता है, कि इनका जो इंटरेस्ट इनकम है माइनस इंटरेस्ट का जो खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमारे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में कितना वॉलेटाइल है उसको मेजर करता है। तो हमारा गोल यही होता है कि एनआईआई के फ्लक्चुएशन को कम से कम रखें, ताकि हमारा प्रॉफिट स्टेबल रहे, ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, राइट। ये हमारा गोल होता है। तो अब देखिए इंटरेस्ट इनकम कहाँ कहाँ से हो सकता है? लोन से बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, बैंक इन्वेस्टमेंट करती है, वहां से उसको इंटरेस्ट इनकम मिलता है। और एक्सपेंस कहाँ कहाँ होता है? जैसे डिपॉजिट पे जो बैंक इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो दोनों के बीच का गैप को हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। और इसी गैप को यदि हम टोटल एसेट से डिवाइड कर लें, एवरेज टोटल एसेट से, तो हमें मिल जाएगा मार्जिन। क्या मिल जाएगा? मार्जिन। तो ये बताता है कि हमारे अर्निंग एसेट पे कितना स्प्रेड है,
मतलब अब हम कितना एसेट, मतलब अब एसेट के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे पास यदि इतना एसेट है तो हम इतना प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, समझे, ये होता है। तो यदि एनआईएम हायर है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर होगा, लेकिन रिस्क एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा क्योंकि हमें एसेट ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक होता है इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। यहाँ भी टोटल एसेट रहेगा डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर का फंड आता है। ठीक है, शेयर होल्डर ने कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वो आता है हमारा। तो ये बताता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑनर का फंड कितना है और टोटल फंड कितना है, समझे। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बैंक का इंटरेस्ट इनकम 500 करोड़ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 300 करोड़ है, एनआईआई क्या हो जाएगा, तो 500 माइनस 300 यानी कि 200 करोड़ जो है वो हमारा एनआईआई हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि बैंक का एनआईआई दे रखा है 150 करोड़, एवरेज टोटल एसेट दे रखा है 5000 करोड़, एनआईएम पूछ दिया है, तो 150 को 5000 से गुना कर दीजिए और इंटू 100 से गुना कर दीजिए, तो ये जीरो यानी 3% हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एनआईआई जो होता है ना वो हमारे कोर प्रॉफिटेबिलिटी का डायरेक्ट मेजर होता है। फिर एनआईएम जो होता है वो एफिशिएंसी को बताता है कि हम अपने एसेट से कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं। और इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए बैंक का जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट इनकम लेंगे, उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे, उसमें से लोन लॉस प्रोविजन माइनस करेंगे, नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू ऐड करेंगे, नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। देखिए सिंपल सी बात है, इनकम बोले या रेवेन्यू बोले ये तो हमारा हमें जो मिल रहा है वो है, और जो खर्चा है वो माइनस करना है। तो यहाँ भी खर्चा माइनस किया, यहाँ भी खर्चा माइनस किया। अब इनकम दो तरह से हो सकता है, इंटरेस्ट वाला अलग हो सकता है, नॉन इंटरेस्ट वाला अलग। जैसे मान लीजिए कि बैंक का जो फी होता है, बैंक जो चार्जेस कलेक्ट करती है, फीस कलेक्ट करती है, राइट, तो ये सभी नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू है, उसमें जो खर्चा हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। और जो लोन लॉस प्रोविजन है, ऑब्वियस सी बात है, जो लोन लॉस प्रोविजन करती है बैंक, तो एक तरह का लॉस ही है ना बैंक के लिए, तो माइनस करना ही पड़ेगा। और जो टैक्स पे कर रही है वो भी माइनस, तो माइनस हर एक वो चीज को करना है जो कि बैंक को देना पड़ रहा है, और प्लस हर एक वो चीज को करना है जो कि बैंक को मिल रहा है। यही दोनों का जो समेशन होगा वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो ये 6 चीजें होती हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा कैसे यूज करना है। उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जो टोटल कैपिटल रेशियो होता है उसमें टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल आता है। और आपको मैंने बताया भी था कि RWA जो है वो 8% से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी कैपिटल अपॉन RWA, ये बेसिकली CRAR की बात हो रही है। CRAR जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो 8% से ज्यादा होना चाहिए, और भारत में 9% है। अब देखिए टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या आता है ये पूछा जाता है। देखिए पेड अप कैपिटल आएगा, फ्री रिजर्व आएगा, अनएलोकेटेड सरप्लस आएगा, माइनस डिडक्शन आएगा। ठीक है, और टीयर 2 कैपिटल में सबऑर्डिनेटेड डेब्ट आएगा, लोन लॉस रिजर्व आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, विच इज लिमिटेड टू द 100%। और ये देखिए ये टीयर 2 जो है ना मैक्सिमम हो सकता है टीयर 1 का 100%, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि टीयर 1 मान लीजिए 150 करोड़ है, तो टीयर 2 150 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 150 करोड़ हो सकता है। अब जैसे क्वेश्चन है इन्होंने दे रखा है कि एक बैंक ने रिपोर्ट किया इंटरेस्ट इनकम में 1000 करोड़, ठीक है, 600 करोड़ एक्सपेंस में, 100 करोड़ लोन लॉस प्रोविजन में, 200 करोड़ नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू में, 150 करोड़ नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस में, 50 करोड़ टैक्स में, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा। देखिए क्या क्या जोड़ना है, 1000 करोड़ ले लीजिए, ठीक है, उसमें से नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू 200 करोड़ जोड़ दीजिए, उसमें से 600 करोड़ घटा दीजिए, उसमें से 100 करोड़ घटा दीजिए, 150 करोड़ घटा दीजिए, और टैक्स वाला कितना है 50 करोड़ घटा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको फाइनल वैल्यू देगा। ये कितना मिलेगा पता है, ये जोड़ के 300 करोड़ आएगा। उसको कीजिए कैलकुलेशन, कुछ है नहीं, बस सिंपल सा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, 300 करोड़ आएगा। उसके बाद दोस्तों बैंक का टीयर 1 कैपिटल दे रखा है 500 करोड़, टीयर 2 कैपिटल है 400 करोड़, तो मैक्सिमम परमिसिबल RWA क्या है, ताकि भारत के जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सके। तो देखिए टोटल कैपिटल कितना हो गया, 900 करोड़ नहीं हो गया, टीयर 1 प्लस टीयर 2 900 करोड़ हो गया। ठीक है, और रूल क्या कहता है कि जो कैपिटल अपॉन RW है वो मैक्सिमम भारत के हिसाब से 9% होना चाहिए, यही कहता है ना रूल। ठीक है, तो कैपिटल है 900 करोड़ और यहाँ पे 9% लिख देंगे यानी 0.09 लिख देंगे, राइट, और यही हमारा क्या होगा RWA होगा। ठीक है, तो इसको वैल्यू निकालेंगे ना आप, तो कितना मिलेगा, आई थिंक ये जो जीरो पर चला जाएगा 10,000 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए निकाला गया 10,000 करोड़। ठीक है, और टीयर 2 कभी भी टीयर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए 3 चीजें हमने अभी डिस्कस की। अब थोड़ा सा हम एनपीए पे आते हैं, एनपीए के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया पे आते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों एनपीए में क्या है कि हमारा यदि सब स्टैंडर्ड अकाउंट है, राइट, सब स्टैंडर्ड अकाउंट अगर लोन 12 महीना या उससे कम टाइम तक नॉन परफॉर्मिंग रहा है और बोरोवर के पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि वो पूरा पैसा रिकवर हो सके, तो उस लोन को हम लोग सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो 12 महीना से कम एनपीए रहा हो, राइट, और बोरोवर की नेटवर्थ सिक्योरिटी वैल्यू इनसफिशियंट है फुल रिकवरी के लिए, तो मतलब यह रिस्क है कि अगर ठीक से एक्शन नहीं लिया गया तो बैंक को थोड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक बोरोवर ने लोन रिपे नहीं किया, 10 महीना तक रिपे नहीं किया और उसके पास सिक्योरिटी कमजोर है, तो ये सब स्टैंडर्ड में आएगा। डाउटफुल में कब जाता है कि यदि वो लोन 12 महीना से ज्यादा टाइम तक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहा है, मतलब लोन अब भी रिकवर नहीं हुआ है, तो इसे डाउटफुल एसेट कहते हैं।
इसका मतलब है कि रिकवरी बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। 13 महीना 14 महीना इसके ऊपर यदि लोन ये रहे। लॉस क्या होता है कि जो लोन बैंक, आरबीआई या ऑडिटर ने डीम कर दिया है कि रिकवर नहीं हो सकता, इन्हें पूरा आप राइट ऑफ कर सकते हैं, नॉट फुली राइट एंड ऑफ, राइट नहीं किया गया होता, पर इनकी वैल्यू बहुत कम या जीरो होती है। अभी इसको राइट ऑफ पूरा नहीं किया जाता, लेकिन वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो एक सवाल है कि एक एसेट नॉन परफॉर्मिंग रहा है 10 महीने के लिए, तो उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, सब स्टैंडर्ड करेंगे। आई थिंक ये आप इससे आप फैमिलियर है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो सब स्टैंडर्ड डॉटफुल आपको क्लियर। अच्छा, प्रोविजनिंग थोड़ा देख लीजिए। राइट, प्रोविजनिंग का रूल एक बार थोड़ा समझ लीजिए कि यदि लॉस एसेट है तो 100% प्रोविजनिंग करते हैं, जो पहला केस आपको बताया जा रहा है। राइट, तो लॉस एसेट का मतलब वो लोन जो बैंक को पूरी तरह से रिकवर नहीं कर सकता, तो इसके लिए बैंक जो है 100% प्रोविजनिंग रखना होता है, मतलब पूरा अमाउंट अपने खाते से डिलीट कर देना चाहिए। राइट ऑफ कर देना चाहिए। फिर आता है हमारा डॉटफुल एसेट, मतलब डॉटफुल एसेट वो होते हैं जो 12 महीने से ज़्यादा सब स्टैंडर्ड रह चुके हैं। राइट, तो उसमें प्रोविजनिंग स्प्लिट हो जाती है। कैसे स्प्लिट होती है, तो सिक्योर्ड पोर्सन, अनसिक्योर्ड के लिए 100% प्रोविजनिंग, और सिक्योर्ड पोर्सन के लिए 25, 40 और 100। ठीक है, ऐसे होता है। तो 1 साल तक 25%, 1 से 3 साल तक 40%, और 3 साल से ज़्यादा तक इसको बोलते हैं D1, इसको बोलते हैं D2 और इसको बोलते हैं D3। तो एनपीए तो 12 महीना पहले ही ले लिया, उसके बाद 1 साल तक D1 में आएगा, उसके बाद और 2 साल तो D3 में आएगा, उसके बाद आगे D2 में जाएगा, उसके बाद आगे D3 में चला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, अगर एसेट 12 महीना तक एनपीए रह जाता है और रिकवर अनसर्टेन है तो सब स्टैंडर्ड कहलाता है। तो प्रोविजनिंग जनरल होता है 15%, लेकिन जो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है तो एक्स्ट्रा 10% लगता है अनसिक्योर्ड के लिए, तो 25% हो जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन विद एस्क्रो है तो 20% होता है, ये याद रहेगा आपको। चलिए, उसके बाद स्टैंडर्ड एसेट के लिए देख लीजिए प्रोविजनिंग। तो यह वो लोन है जिनका एनपीए होने के चांस बहुत कम है, लेकिन आरबीआई सेक्टर वाइज थोड़ी प्रोविजनिंग करने को कहती है सेफ्टी के लिए। जैसे बोलती है कि एग्रीकल्चर और एसएमई के लिए आप 0.25 कर लीजिए, सीआरई के लिए आप 1% कर लीजिए, सीआरई रेजिडेंशियल हाउसिंग होल्डिंग के लिए आप 1.5%, 0.75 कर लीजिए, टीजर रेट हाउसिंग लोन के लिए 2% कर लीजिए, जिसको आप रिवर्ट कर सकते हैं 0.40 आफ्टर 1 ईयर। फिर रिस्ट्रक्चर एडवांस के लिए 5% कीजिए। ठीक है, और अदर लोन के लिए 0.40% कीजिए। अब एक डेफिनेशन है हमारा अनसिक्योर्ड एक्सपोजर का। तो जब सिक्योरिटी की वैल्यू एक्सपोजर के 10% या उससे कम हो तो उसे अनसिक्योर्ड एक्सपोजर कहते हैं। इसमें फंडेड लोन और नॉन फंडेड एक्सपोजर आते हैं। इंटेंजिबल सिक्योरिटी जैसे गारंटी, कंफर्ट लोन एक्सक्लूड होते हैं। चलिए, अब एक सवाल है, एक 10 करोड़ का डॉटफुल एसेट जो है डॉटफुल कैटेगरी में रहा है 2 साल के लिए, तो कितना प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। तो देखिए, सिक्योर्ड है, ठीक है, लिखा है सिक्योर्ड, और 2 साल तक डॉटफुल रहा है, तो पहले साल तक जो डॉटफुल रहेगा तो D1 में रहेगा, दूसरे साल में D2 में जाएगा। D2 में जो होता है 40% का होता है। ठीक है, तो 40% कितना हो जाएगा, 4 करोड़ हो जाएगा, बी नंबर सही होगा। समझे, ये ध्यान रखना है। 1 से लेकर 3 साल डॉटफुल में प्रोविजनिंग जो होता है वो हमें 40% करना पड़ता है, आपको पता होगा। फिर अनसिक्योर्ड स्टैंडर्ड एक्सपोजर है 5 करोड़ का, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें कितना प्रोविजनिंग चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 करोड़ का अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एक्सपोजर है, तो इसके लिए जो प्रोविजनिंग होता है ना वो 25% करना पड़ता है। राइट, तो 25% 5 करोड़ का कितना होगा, लगभग 1.25 करोड़ होगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद पीसीआर को थोड़ा बात कर लेते हैं। पीसीआर होता है हमारा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला होता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो का, वो थोड़ा देख लीजिए। तो इसमें बोलता है कि जो टोटल प्रोविजन है उसको नोमीटर में डाल दीजिए, और जो जीएनपी है, ग्रॉस एनपी है, उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, और इसका रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जो है पीसीआर मिल जाएगा। और बैंक जो है कम से कम 70% पीसीआर मेंटेन करे। जैसे मान लीजिए कि भी तो फॉर्मूला पूछ दिया है इसका, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंक्रीमेंटल प्रोविजन फॉर अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, इसको शॉर्ट में हम लोग यूएफसीई बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, तो फ्रेंड्स, जब कोई बोरोवर स्पेशली कंपनी फॉरेन करेंसी में लोन या ऑब्लिगेशन लेता है और उसका रिस्क हेज नहीं करता, तो उस पर करेंसी के फ्लक्चुएशन का रिस्क होता है, उसी को कहा जाता है अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने फॉरेन करेंसी लोन लिया और जो एक्सचेंज रेट रिस्क है उसको हेज नहीं किया, तो उस पर रिस्क आ जाता है। किस चीज का रिस्क आ जाता है, यूसीएफई का, यूएफसी का रिस्क आ जाता है, करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क हो जाता है। अब मान लीजिए कि डॉलर बढ़ गया, राइट, डॉलर बढ़ा तो उनका रिपेमेंट भी महंगा हो जाएगा, नहीं महंगा होगा, राइट। तो यही होता है अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। और अगर यह रिस्क ज्यादा हो जाए तो बैंक के लिए भी नुकसान का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए आरबीआई ने बैंक को बोला है कि कैलकुलेट करो रिस्क और उसके हिसाब से एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग रखो। समझे, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लाइकली लॉस अपॉन ईबीआईडी रेशियो।
राइट। तो रिस्क के कैलकुलेशन होता है एक सिंपल फॉर्मूला के साथ। तो लाइकली लॉस यानी कि एस्टिमेटेड फॉरेक्स लॉस, यहाँ पे लॉस किसकी हो रही है, फॉरेक्स लॉस ही तो हो रहा है ना। तो नोमिनेटर में हमारा क्या है, एस्टिमेटेड फॉरेक्स लॉस, लाइकली लॉस मतलब यही होता है। और ईबीआईडी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, राइट, और इनटू 100 तो परसेंटेज आ जाएगा। तो यही होता है लाइकली लॉस अपॉन ईबीआईडी रेशियो। और जो एस्टिमेटेड फॉरेक्स लॉस होता है ये क्या होता है कि करेंसी फ्लक्चुएशन से एक्सपेक्टेड लॉस। तो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिस्क है और उतना ही ज्यादा प्रोविजनिंग की जरूरत है। तो उसके लिए एक टेबल आपके बुक में दिया हुआ है। यदि ये लाइकली लॉस अपॉन ईबीआईडी 15% तक है तो आपको इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग नहीं करना है, ठीक है। यदि 15 से 30% तक है तो 20 बीपीएस करेंगे, यानी 0.20% करेंगे एडिशनल प्रोविजनिंग। यदि 30 से लेकर 50% के बीच में है तो 40 बीपीएस करेंगे, ठीक है। यदि 50 से लेकर 75% के बीच में है तो 60 बीपीएस करेंगे, और 75% से ज्यादा है तो 80 बीपीएस करेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ का एक्सपोजर है, 100 करोड़ का एक्सपोजर है, और आपका मान लीजिए कि 40% रेशियो आ गया ईबी लाइकली लॉस अपॉन ईबीआईडी। तो 40% वाले केस में कहाँ करेंगे, 40 बीपीएस। तो आपको 40 बीपीएस यानी 40 लाख, ठीक है ना। 40 बीपीएस का मतलब क्या होता है कि 0.40, इसका 0.40, 100 करोड़ का 0.40, दैट विल बी 40 लाख, क्योंकि 1% 1 करोड़ हो गया तो 0.40% 40 लाख होगा। तो 40 लाख एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग लगेगा, समझे, यही कर रहा है। और फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया। पहला सवाल, व्हाट ट्रिगर इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग फॉर बैंक अंडर आरबीआई यूसीयूएफसी गाइडलाइन। अब बॉरोवर क्रेडिट डाउनग्रेड नहीं, हाँ ये ट्रिगर करता है लाइकली लॉस अपॉन ईबीआईडी एक्सीडिंग 15%। जैसे देखिए जब 15% से ज्यादा होगा तो सीधा आपको एक्स्ट्रा, देखिए अप टू 15% जीरो होता है। 15% से जैसे ज्यादा होगा तो आपको इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग करना ही पड़ेगा। वो भी आप देख सकते हैं 10, 20, 40, सब 20 का मल्टीपल है, 20, 40, 60, 80 ऐसे याद रख सकते हैं आप, है ना। ये इधर 20 का मल्टीपल है, इधर 15 से 30, 30 से 50, 50 से 75 और 75 के ऊपर। इसको याद कर लीजिए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए बॉरोवर, अच्छा ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए ये तो आपको समझ आ गया कि ईबीआईडी रेशियो क्या होता है। उसके बाद एक और कंसेप्ट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है रिव्यू पीरियड का, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको रिवाइज एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग थोड़ा समझा देता हूँ। एनपीए के लिए जो प्रोविजनिंग तो आपको ऊपर बता दिया, लेकिन रिवाइज एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग क्या है वो देखिए। कि प्रोविजनिंग का मतलब होता है बैंक को अपने प्रॉफिट से पैसा साइड में रखना पड़ता है, ताकि अगर एनपीए का पैसा वापस ना आए तो लॉस एब्जॉर्ब किया जा सके। आरबीआई ने बोला जितना पुराना एनपीए होगा उतना ज्यादा प्रोविजनिंग लगाओ, और अब यह रूल और स्ट्रिक्ट हो गया है, जिसे हम बोलते हैं रिवाइज एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग नॉर्म। मतलब जितना पुराना एनपीए है उस पर ज्यादा वो लगाओ, प्रोविजनिंग लगाओ। तो आपके बुक में ना एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने ट्रिक समझाया है कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो यदि सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड है, 6 महीने से कम है, करंट प्रोविजनिंग 15%, तो रिवाइज भी वही रहेगा, ठीक है। लेकिन 6 से 1 साल के लिए है तो ये रिवाइज होकर 25%, 15-25 हो जाता है, ठीक है। फिर सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड है तो 6 महीना में 25% ही रहेगा अनसिक्योर्ड में, राइट। लेकिन यदि 6 से 12 में चले जाएंगे तो वही 25% 40% बन जाता है। डॉटफुल 1 है, ठीक है, सेकेंड ईयर में सिक्योर्ड 25% 40% बन जाएगा, और 40% वाला 100% बन जाएगा, समझे। तो ये हमारा एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग होता है। तो एक सवाल करते हैं कि under revised RBI norm, what is the accelerated provisioning requirement for secured substandard asset under and that remain NPA। तो ये देखिए 6 से लेकर 12 महीने वाले रेंज में है। अब यदि मान लीजिए सिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड रहता, सिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड में कितना प्रोविजनिंग करते हैं, 25% करते हैं, राइट। ये कितना हो जाएगा आपका, 15% करते हैं तो ये 25% हो जाएगा। अनसिक्योर्ड में ज्यादा होता है, सिक्योर्ड में 15 होता है। अब देखिए यदि लोन को आप D2 मान रहे हैं, उसका सिक्योर्ड पोर्शन है, ठीक है। तो व्हाट इज द रिवाइज प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। तो D2 में लोन है, सिक्योर्ड पोर्शन है, तो 40% का प्रोविजनिंग होता है। लेकिन अब ये जो कि रिवाइज कहाँ पे लाई कर रहा है, हाँ, तो ये रिवाइज प्रोविजनिंग नॉर्म हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा, समझे, ये ध्यान रखना है। तो यही होता है हमारा एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आपको यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर है। और दोस्तों यदि आपको इस तरह के कंटेंट चाहिए तो हमारा कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। धन्यवाद।